है ना। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं, तो एक बार 2006 के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है, अप्रोच बता देता हूँ, आप सॉल्व करो। तो एक बार हमने 2023 से स्टार्ट किया था, ये बैच स्टार्ट हुई थी 1 अक्टूबर को, है ना, ये बैच 3, मतलब जो पीवाई क्यू डिस्कशन मतलब हमने शुरू किया था 1 अक्टूबर से, फिर बीच में कुछ दिन ब्रेक दे दिया था क्योंकि बैच 2 चल रहा था, फिर हमने 1 नवंबर से स्टार्ट किया था कंटिन्यू, 1 नवंबर से लेके अभी चल रहा है, अब क्या है, आज 28 दिसंबर है, अराउंड चलो 1 जनवरी लगा लो, तो पूरा नवंबर पूरा दिसंबर, मतलब 2 महीने हमने उस, और उससे पहले हमने 1-2 क्लासेस लिए थे अक्टूबर में, है ना। तो अराउंड 2 महीने हमने ये बैच 2023 जैम के पीवाई क्यू शुरू किया था, 2005 6 5 का भी किया, 6 का कर लेते हैं। तो एक बार मैंने अपने तरफ से आपको हिंट दे दिया, बता दिया कैसे करना है, आप लोगों ने डाउट पूछे वो भी सॉल्व करा दिया, फिर भी अभी भी रह जाता है फिर आप पूछो, लेकिन उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने से मैथ्स स्टैट्स नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा, खुद सॉल्व करना पड़ेगा, रीड करने से नहीं आएगा, या सिर्फ वीडियो देखने से भी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, वीडियो इतनी पढ़ी, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक पेन नहीं चलाओगे, खुद से ट्राई नहीं करोगे, नहीं आएगा, वीडियो देखोगे ठीक है, कुछ टाइम याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे, तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा बेनिफिट तब होगा आप लिखोगे सॉल्यूशन खुद ही, तब आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए 2006 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये कुछ यूजफुल डेटा है जो पढ़ सकती है आपको, तो ये देखना आप। आइए इससे स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास बता रखा है एन कोई पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है और एन की पावर 1/n की लिमिट एल है, इसका क्या मतलब कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इसका मतलब सीरीज ए एन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा, ये कहना चाह रहा है ना, बाई रूट टेस्ट, है ना। सो रूट टेस्ट से ये आ जाएगा। तो पूछ रहा कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसके लिए एक तो ये है कि आप एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे अगर मैं ए एन अभी एग्जाम्पल के लिए 1/n² ले लूं, तो उस एग्जाम्पल के हेल्प से ये वाला ऑप्शन आउट हो जाएगा। पूछा है कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है, तो मतलब अभी हमें देखना है कन्वर्जेंट कौन सा नहीं होगा, है ना, कौन सा डाइवर्जेंट होगा। तो डाइवर्जेंट कौन कौन सा हो सकता है, एक तो ये डाइवर्जेंट लग रहा है, ये होगा, और इसके बारे में क्या कहोगे, ये दोनों तो कन्वर्जेंट होगा, इन दोनों के बारे में बताओ। So is not convergent. So since an convergent है ना, ये होता है ना उसमें रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट में क्या होता है उसका प्रोबेबिलिटी, ये होगा ना। तो मुझे लग रहा है अगर मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं तो उसके हिसाब से ये सीरीज 1/n बनेगी और ये कितनी बनेगी, ये तो n बन जाएगी, तो दोनों फिर तो वो हो जाएगा। चेक कर लो एक बार आप लोग भी। अच्छा ये एग्जांपल फिट नहीं बैठेगा यहाँ, ये गलत एग्जांपल है ना, ये इस पे फिट नहीं बैठेगा क्योंकि an की पावर, मैंने ऐसा एग्जांपल बनाया ना यहाँ पे, तो ये इस पे फिट बैठेगा ही नहीं। ऐसा कोई इसका बताओ जो फिट बैठता हो, जैसे मैं मान लो an लेता हूँ 1/2 की पावर n, एग्जांपल के लिए देखो मैं ऑप्शन डिस्कार्ड करना चाहता हूँ, दिस इज नॉट सुटेबल एग्जांपल फॉर इट, क्योंकि अगर ये आप लिखोगे तो 1/n² ये 1 आ जाएगा, तो ये सुटेबल एग्जांपल ही नहीं है इसका। ये ठीक है यहाँ पे होगा, लेकिन इसके लिए सुटेबल एग्जांपल नहीं है ये, तो इसने इसको इम्प्लाई जरूर किया लेकिन ये इसके लिए सुटेबल एग्जांपल नहीं, ये सुटेबल एग्जांपल है जैसे, है ना, 1/2 की पावर n, तो देख लो कौन सा डाइवर्स कर जाएगी, तो ये तो पक्का डाइवर्स करेगी ये, बाकी तो ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग देख लो बताओ अगर कुछ दिक्कत है तो बताओ। जो देखो ऐसे ही होता है जब आप एग्जांपल चूज कर रहे हो कभी, तो आप देखना सुटेबल एग्जांपल है कि नहीं, क्योंकि अभी मैंने ये चूज कर लिया लेकिन ये तो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, इसने कहा लिमिट लेस देन 1 आना चाहिए। आप n की जगह 1/n² रख के देखो तो आपका 1 आएगा आंसर, लेकिन ये कहा है 1 से कम आना चाहिए, दिस इज नॉट सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पे इस तरह का एग्जांपल वर्क करेगा, है ना। तो एग्जांपल वर्क किया तो इसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है जो डिस्कार्ड होगा, नहीं तो आप प्रूव करना चाहो प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, EFB2 म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट, अच्छा तो EF डिसजॉइंट है, EF इंडिपेंडेंट है G से, तो क्या क्या कंडीशन दे दिया कि E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी 0 है और E इंटरसेक्शन F नहीं इंटरसेक्शन G
इंडिपेंडेंट है P। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो यू राइट द कंडीशंस व्हिच आर गिवन, क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लो। उससे क्या है कि आपको रहेगा कि आपके पास एक वो आ गया, मतलब लिस्ट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशंस आ गए। अब उससे देखो आप क्या करोगे तो आप वहां तक पहुंच पाओगे जो आपसे पूछा गया है, वही करना होता है क्वेश्चन में। सो E इंटरसेक्शन G जो आपके पास है PE इंटू PG, P ऑफ, है ना, फिर F इंटरसेक्शन G जो होगा PF इंटू PG, ये आ जाएगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ P प्लस PF स्मॉल p है, PG Q है, बोल रहा है E यूनियन F यूनियन G क्या आएगा। तो सिंपल इसका फॉर्मूला यूज करो और गिवन फॉर्म इंफॉर्मेशन यूज करो, आ जाएगा। फॉर्मूला पता है सबको क्या होता है, और ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है ऊपर उसका यूज करो, आ जाएगा ये। अब ये x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका सिमेट्रिक अबाउट 0, तो आप कोई एक एग्जांपल ले लो फिर से, क्योंकि प्रूफ करने का टाइम नहीं रहेगा आपको ओरिजिनल एग्जाम मेन एग्जाम में, तो वहां आप एग्जांपल लेके डिस्कार्ड कर पाओगे इजीली। जैसे कहा सिमेट्रिक अबाउट 0, तो x आप ले लो यूनिफॉर्म -1, 1, तो मॉड x हो जाएगा यूनिफॉर्म 0, 1। अब देख लो इसके हिसाब से जो ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहा है उसको आउट करो, इसलिए दिख जाएगा आपको, तो इससे आपको इजीली दिख जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आ जाएगा। यहाँ आपके पास एक फंक्शन है which the following this, so यहाँ x mod x की वजह से x पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, है ना, x mod x है ना, तो इसलिए ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x mod x, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 पे, तो ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे डिफरेंशिएबल है। अभी तो मुझे पता है इसलिए लिख दिया हूँ, थ्योरम है ये, नहीं तो आप प्रूफ करके देख लो। प्रूफ कैसे करो, फिर से वही चीज है, आप f' 0 निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, आप f'1 निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब देखो जो एग्जिस्ट करेगी वो उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पर सिस्टम है ax बराबर b, जिसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दे रखा है ये a b, ठीक है, ये ऑगमेंटेड b दे रखा है, तो इजी है। क्या करना है इसमें, पूछ रहा है रैंक क्या होगा, तो इसका रैंक आप निकाल सकते हो उससे, जैसे रैंक बोल रहा है 3 है, तो आप देखो ये जो 3 क्रॉस 3 का ब्लॉक ले लो, अगर इसका डिटर्मिनेंट, मान लो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो पक्का रैंक 3 हो जाएगा ए का, ये भी एक तरीका है ना। अगर 0 आ गया तो रैंक फिर हो सकता है इससे कम हो। कह रहा है सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज, तो ये ए ऑगमेंटेड बी दे रखा है आपको, पूछ रहा है सिस्टम के पास क्या है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपको दिख जाएगा कि रैंक ए इक्वल है रैंक ए ऑगमेंटेड बी, और दोनों 3 के इक्वल है, n के इक्वल है। n क्या है यहाँ पे, n तो 4 है ना, अच्छा कॉलम तो 4 है, तो रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड बी ये तो हमेशा 4 से कम ही होगा, मतलब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन तो कभी आ ही नहीं सकता, है ना, मतलब ये कभी इक्वल टू 4 हो सकता है क्या, इक्वल टू 4 हो ही नहीं सकता कभी, तो यूनिक सॉल्यूशन तो कभी आएगा ही नहीं इसमें। क्योंकि 3 इक्वेशन है, 4 अननोन है, तो एक फ्री अननोन रहेगा। ओके, यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला, ये कह रहा है कि an archer makes 10 independent attempt at a target and his probability of hitting the target at each attempt is 5/6। तो एक आर्चर है जो 10 इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट लेता है एट अ टारगेट एंड हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट ईच अटेम्प्ट 5/6 है। कोई बात नहीं, n की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू 5/6 है, ठीक है, सो n की वैल्यू 10 है और p की वैल्यू 5/6 है। बोल रहा है देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट his last 2 attempts are successful given that he has total 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लो, है ना, तो ये कहीं ना कहीं क्या फॉलो कर रहा है, his last 2 attempts are successful given that he has total 7 successful attempts, so 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स में लास्ट 2 अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा। इसका क्या मतलब कहना चाह रहा है कि पहले 5 अटेम्प्ट फेलियर रहा होगा ना, his last 2 attempts are successful given that
तो कोई नहीं, इसको इवेंट ए ले लो, इसको इवेंट बी ले लो, ए गिवन बी निकालो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं या डाउट क्लास में आपके साथ कर चुके हैं। सो ये है ना, यहाँ पे क्या है, आपको एक फंक्शन दे रखा है, बोल रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, एफ डैश एक्स मतलब क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो ये जो फंक्शन है ना, इसका ग्राफ बनाना आसान है। 1 2 3 4 5 इसके रूट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां से क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, लेट्स से एग्जांपल के लिए ऐसा होगा 1 2 3 4 5 इस तरह से है, ठीक है ना। आगे जो भी है पता नहीं मुझे, है ना। ये और डिग्री का है ना, तो और डिग्री का है तो अच्छा सॉरी, तो और डिग्री का तो ऐसा होगा, ये वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि ग्राफ गलत बन गया ना। और डिग्री का है ना, ये 5 है, तो और डिग्री है तो x प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी, तो y भी प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी, तो ये ऐसा रहेगा। तो 5 के बाद ये इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो ये ऐसा रहेगा। ये इसका ग्राफ है, एक्चुअली ओरिजिनल ग्राफ रफली यही ग्राफ होगा, क्योंकि ये और डिग्री x माइनस इन्फिनिटी y माइनस इन्फिनिटी x प्लस इन्फिनिटी y प्लस इन्फिनिटी। तो रूट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो f डैश x 0 का क्या मतलब है कि जहां पे स्लोप 0 हो टैंजेंट का, मतलब टैंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो देयर आर 4 पॉइंट 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 देयर आर 4 पॉइंट वेयर टैंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। तो सीधा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। सीधा सीधा कुछ नहीं करना, आप ग्राफ बना के इजीली हो गया। या आप मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम में ट्राई कर सकते हो, उससे भी आ जाए, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आ जाएगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आ जाएगा। ये इजी है। ये फंक्शन दे रखा है, k निकालने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट इंटीग्रेशन को 1 के इक्वल कर दो। यहाँ ये आपका नॉर्मल का mgf है, ये क्या है, नॉर्मल का mgf है। तो e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो उससे आपका म्यू टी आ जाएगा। फिर ये x को स्टैंडर्ड नॉर्मल बना के आप इजीली 5 पे ले आओ, वैल्यू दे रखा होगा आपको। तो नॉर्मल का mgf, नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लो इसको। यहाँ पे आपके पास क्या है कि x है बाइनोमियल mp और आपको अल्फा दे रखा है, तो ये सिंपल है, अल्फा है ना। यहाँ क्या यूज करना आपको, जो बताया था पहले मैंने, अल्फा जो है प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू रूट n है, तो चेबीशेव इनइक्वालिटी से सिग्मा स्क्वायर एन पी क्यू बाई ये n हो जाएगा, तो n खत्म, p इंटू 1 माइनस पी। अब इसको आप इस इंटरवल पे मैक्सिमाइज कर लो, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन ओवर दिस इंटरवल। तो ये लेस देन इक्वल टू 1/4 आएगी, और अल्फा प्रोबेबिलिटी है तो मोर देन इक्वल टू 0 आएगी। अपना सॉल्व करके देखो। तो यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस, कि इसका अपर बाउंड क्या है, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की, ये फंक्शन है p माइनस पी स्क्वायर, और जिसका इंटरवल है 0 to 1, तो आप मैक्सिमाइज कर लो, ये 1/4 इसकी मैक्सिमम मिलेगी। तो 1/4 इज द अपर बाउंड फॉर द अल्फा। ये मैंने कुछ दिन पहले बताए थे। इसमें सिंपल ये है कि आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दोगे इसको ना, जैसे मैं अगर इसको x बार बना लूं, देखो आप उस मेथड में जा सकते हो। आपको क्या पूछ रहा है, ये बर्नौली है, द बायस ऑफ द एस्टिमेटर, ठीक है। मान लो ये t है फॉर एग्जांपल, तो बायस ऑफ t का मतलब है एक्सपेक्टेशन t माइनस थीटा, ये निकालना है आपको। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t माइनस थीटा आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा, इससे कर लीजिए, हो जाएगा। मतलब t माइनस पी करना है, थीटा की जगह p हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आपको ये जॉइंट पीडीएफ दे रखा है, ex पूछ रहा है, क्या करोगे, मार्जिन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका है कि आप मार्जिन निकालो और मार्जिनल से फिर आप उसका ex निकाल लो, है ना। ये अब a given x मिलेगा क्या उस क्वेश्चन का? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो कि इसमें पूछ रहे हो आप,
हाँ सर, मतलब मैं बोल रही कि इसको x by y में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसका e of x गिवन y ट्राई कर सकते हैं आप। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे तो y 0 से x में है, कैसे बनाएंगे बताइए। e of x गिवन y के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, fy of y f of x गिवन y इज इक्वल टू y। तो y अगर गिवन है तो ऐसा क्या बना सकते हैं आप यहाँ से, सर e of y minus x और जी जी y minus x मतलब आप ये हो सकता है। तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा, f of f of y x गिवन y इज इक्वल टू y, x गिवन y आएगा e की पावर माइनस x माइनस y, यही ना। हाँ सर। और यहाँ पे क्या आएगा, x मोर देन इक्वल टू y, ये है। तो फिर भी आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकालने के लिए आपको फिर से तो e ऑफ, अगर आपको x गिवन y चाहिए तो आप इसके लिखना पड़ेगा e ऑफ x माइनस वाई गिवन y प्लस e ऑफ y गिवन y। मैंने क्या किया, ऐड किया जस्ट y को, तो इसका मीन तो यहाँ से दिख रहा है आपको। क्यों सर, क्यों e of x given y तो y हो जाएगा। किसने कहा y हो जाएगा, सर उसका, सर ये तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है और e of x minus थीटा का मीन होता है थीटा। तो फिर e of x given y का मीन होगा y। कैसे y हो जाएगा, ये क्या x तो e of minus x minus y होगा, तो मतलब आपने तो लिया है माइनस, आपने तो e of x minus y लिया है ना। यहाँ x गिवन y का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल विद व्हाट पैरामीटर, पैरामीटर y। कैसे y हो गया पैरामीटर, दिमाग में खराब है क्या आपका। एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर लैम्डा, लैम्डा की जगह y दिख रहा है आपको वहां पे। अच्छा हाँ। ये पहली बात एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, ठीक है ना। ये शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी है। एक्सपोनेंशियल, दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन तो वही होता है। यहाँ x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है, x minus y has distribution exponential 1, x given y do not have distribution exponential। आप ठीक समझना, कॉन्सेप्ट ठीक करो। तो यहाँ पे x given y 1 आ जाएगा, 1 प्लस y ये आ गया। तो अगर इस मेथड से करना है तो यहाँ से आ जाएगा e ऑफ 1 प्लस y, तो यहाँ से आ गया e ऑफ 1 प्लस y, तो इसको कर लो 1 प्लस ई वाई क्या था तो 1, तो यहाँ 2 आ जाना चाहिए, चेक कर लीजिए। तो ये दूसरा अप्रोच यूज किया मैंने जो आपने सजेस्ट किया, वरना ये आसान था कि आप मार्जिन निकालो और मार्जिन निकाल के इजीली आ जाएगा। तो क्यों लंबा मेथड अपनाने जब आसान मेथड है हमारे पास, इतना डिफिकल्ट क्यों करना है मुझे। सीधा आप यहाँ से मार्जिन निकालो x का और x का मार्जिन आ जाएगा, तो x इंटू पीडीएफ हो। अब घर पे बैठ के यही एक्सपेरिमेंट करना होता है, ये नहीं हमारे दिमाग में एक बजे वही करेंगे, उसी से अब सॉल्यूशन देख लिया बुक में तो वही करेंगे। अभी दो तरीका मैंने सजेस्ट कर दिया, एक तो ये तरीका मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरा इससे आसान तरीका है कि मैं x का मार्जिनल निकालूं फिर सॉल्व करूं। तो आपको घर पे सॉल्व करना पड़ेगा, जब आप लिख के सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम में आपको आइडिया नहीं आएगा, और ये वाला आइडिया आएगा तो गलत ही करोगे आप, जैसे आप कर रहे थे। ये बाकी लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो जब आप क्वेश्चन देख रहे हो अपने तरीके से सॉल्व करो, जो भी आपको तरीका समझ आता है उस तरीके से सॉल्व करो पहले, ये नहीं सॉल्यूशन देख के सॉल्व कर रहे हैं बाद में सॉल्यूशन देखो। एक क्वेश्चन के 1000 तरीके हो सकते हैं, तो आप वो मत यूज करो जो सॉल्यूशन बुक में है, आप अपना तरीका ट्राई करो नया तरीका से करने का, उससे भी आंसर वही आएगा। ये आपको पीडीएफ दे रखा है, अच्छा ये इनका भी ऐसी बॉक्स बन गया जैसे वो है ना। तो एफटी दे रखा है, इजी है, एल हॉपिटल रूल लगाओ, ये है ना हमारे पास, ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो एल हॉपिटल रूल लगा लो, इससे आ जाएगा हॉपिटल से, और एल हॉपिटल न्यूमरेटर में आपका लेबनिज रूल यूज होगा, ठीक है। ये आपको जॉइंट पीडीएफ दे रखा है, तो मार्जिन निकाल सकते हैं इजीली। y का मार्जिन निकालना है तो क्या करेंगे आप, x के रेस्पेक्ट में समेशन कर दीजिए, आ जाएगा। अब घर पे सॉल्व करके देख लो आपकी कौन सा मेथड आसान है कौन सा मुश्किल है। जब सॉल्व नहीं करोगे ऐसे गेस करते रहोगे, तुक्का लगाते रहोगे, आपको सॉल्व करके देखना है कि कौन सा मेथड इजी है, डायरेक्ट सॉल्व करना इजी है या कंडीशनल सॉल्व करना इजी है। वो सॉल्व करके देखने के बाद पता चलेगा
कौन सा इजी है? ऐसे कोई फायदा नहीं है ना बस गेस करके, घर पे सॉल्व करके देख लो आप कौन सा तरीका इजी है। यहाँ पे आपके पास रैंडम सैंपल है साइज 3 का, नॉर्मल 312 से, और एस स्क्वायर आपको दे रखा है 1/n-1, ये तो पता ही है आपको। तो इजी है ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, इंडिपेंडेंट है। यहाँ आप स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लो, यहाँ काई स्क्वायर बना लो आप, n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n-1 वो बन जाएगा, और यहाँ x बार से आप स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लो z, उससे आ जाएगा। इजी है, इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर लो। अब यहाँ से आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव्स में क्या है देख लो, कभी हिंट दे देता हूँ मैं, सॉल्व तो आपको ही करना है, ठीक है ना। मैं हिंट दे देता हूँ, सॉल्व आप कर लो। तो यहाँ पे क्या करना है, भी सॉल्व करना पड़ेगा, जैम गेट के एक एक क्वेश्चन ढंग से घर पे सॉल्व करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर खुद से सॉल्व करो, फिर डाउट डिस्कस करो एक एक क्वेश्चन। तो x1 x2 xn be a random sample from exponential distribution with PDF आपको ये दे रखा है, पूछ रहा है MLE ऑफ दिस बताओ। तो ये प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही सकते हो ना, तो पहले थीटा का MLE निकाल लो। अब थीटा का MLE जो भी आएगा, तो इसका आंसर तो पता ही आपको क्या आएगा, तो ये e⁻⁻10 थीटा आ जाएगा ना। अब थीटा का जो MLE होगा तो उसको पुट कर लो आप यहाँ पे, तो थीटा का MLE जो है ना, थीटा की जगह थीटा का MLE रख दो, तो इसका MLE आ जाएगा। इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ MLE यूज करना है। बाकी बी में जो है आपको PMF दे रखा है। अच्छा इसका पूछ रहा है मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट बताओ, वही है Ex बराबर x बार, तो उससे आ जाएगा। फिर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है इनका, A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट A k है आपके पास, एडजॉइंट है, डिनोट द एडजॉइंट ऑफ दिस। तो ये तो पता है आपको, डिटर्मिनेंट a⁻n-1 ये होता है ना। तो एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻n-1। प्रूफ कहाँ से आता है, सो a इनटू एडजॉइंट a बटा बराबर डिटर्मिनेंट a इनटू i, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो इसमें, तो इससे इसका प्रूफ आ जाएगा। नेक्स्ट है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ABC सो दैट दिस आर आइगन वेक्टर ऑफ दिस। तो इस आइगन वेक्टर है इसका, है ना, तो AB बराबर लैम्डा V, उससे आ जाएगा। दिस टू आर आइगन वेक्टर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसी का मल्टीपल आ जाना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीपल आ जाना चाहिए। AV1 बराबर लैम्डा 1 V1, AV2 बराबर लैम्डा 2 V2, वो यूज करो, उससे आएगा। यहाँ पे यूजिंग लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, आपको ये देखना है कहीं ना कहीं, है ना, तो आप थोड़े से फंक्शन सजेस्ट करो, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से किसी फंक्शन पे ऑपरेट करो, ये थ्योरम आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, फिर रीजन बाउंड करके इंटीग्रेशन से एरिया निकालो। 19 में है कि आपको पहले तो C निकालना पड़ेगा। C कैसे आएगा, तो PDF का पता है आपको, इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू 1 रख देंगे, ज्वाइंट PDF है, तो इसका इंटीग्रेशन ओवर दिस सपोर्ट इक्वल टू 1, तो C आ जाएगी। C आ जाएगी तो ये इवेंट है, इसका ग्राफ बना लो सपोर्ट के अंदर और उस पे इंटीग्रेट कर लो इस रीजन पे, तो क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन इस ज्वाइंट PDF का ओवर दिस रीजन, तो ग्राफ बना के होगा। लेट PQ be a line segment of length बीटा, ओके, मिड पॉइंट R, तो ये PQR है, तो ये β/2 अब पॉइंट S is chosen at random at PQ, ठीक है, कोई पॉइंट आपने X चूज कर लिया यहाँ पे, मतलब S है लेकिन वो X डिस्टेंस पे है मान लो। सो लेट X be the distance from S to P, अच्छा यहाँ से लेना है S to P, ठीक है, S to P, S तो मैंने कहाँ लिया था, ओके, तो ऐसा लेना है कि हाँ S ये लिया तो X है, ठीक है, ये S ले लिया हमने। अब बोल रहा है कि be a random variable having uniform distribution of 0 बीटा, मतलब पहले PQ एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट R है, S कोई पॉइंट लिया जो P से S का डिस्टेंस कैपिटल X है और X यूनिफॉर्म 0 बीटा है, ये कह रहा है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस 3 लाइन सेगमेंट फॉर्म साइड ऑफ अ ट्रायंगल। और आपको पता ही होगा कि 3 लाइन सेगमेंट ट्रायंगल कब बनाएगा, जब सम ऑफ एनी टू इज मोर देन द थर्ड वन, उससे आ जाएगा।
तो सम ऑफ एनी टू इज मोर देन द थर्ड वन, तो उससे कर लो, हो जाएगा। तो ये 20 सॉल्व कर दीजिए। हाँ नेक्स्ट क्लास में, अभी टाइम निकल गया है, आप सॉल्व करके आओ और फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना डाउट। कल 6 to 7 डाउट क्लास है ना, उसमें पूछिए। तो हमने पहले भी सॉल्व किए हालांकि, लेकिन आप फिर से ट्राई करो, सॉल्यूशन बुक है वहां भी देख सकते हो, नहीं मत देखो चाहो तो। मैंने देखा था आपको क्लास में, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ तो समझ आएगा जब आप खुद से ट्राई किया आपने। सम ऑफ, ग्राफ बनाओ, देखो सम ऑफ 2 मस्ट बी मोर देन द थर्ड, अब वो करके फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब कल पूछिए, अगर नहीं हो तो पहले खुद एक दो बार ट्राई कीजिए, आप खुद से घर पे बैठ के थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, आपके लिए आसान है ये सब। लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे तो ऐसे मुश्किल ही लगेगा, तो सॉल्व करोगे तो कुछ आइडिया मिलेगा, नहीं हो रहा फिर कल डाउट क्लास में पूछो आप। सो 21 है आपके पास, रैंडम सैंपल है, नॉर्मल μ1 का, म्यू इज इक्वल टू 10 अगेंस्ट म्यू इज इक्वल टू 11, तो सिंपल वर्सेस सिंपल है। क्या बोल रहा है, डिटरमिन के, फाइंड के इन टर्म्स ऑफ n सच दैट द साइज ऑफ टेस्ट से 0.05। तो पहले तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्रिटिकल रीजन निकालो, उसके बाद साइज यूज करो, तो उसमें जो k आएगा वो वैल्यू आ जाएगी। फिर बोल रहा है फर्दर डिटरमिन द मिनिमम सैंपल साइज n सो दैट द पावर ऑफ टेस्ट इज एटलीस्ट 0.95। तो पावर मोर देन इक्वल टू 0.95 है तो n की एक वैल्यू आ जाएगी, वही कह रहा है। यहाँ आपके पास एक सीक्वेंस दे रखा है Sn, रिकरेंस रिलेशन है Sn, तो इसको अगर डिवाइड कर दोगे ना तो ये क्या है एक्चुअली, Sn प्लस 1 इज इक्वल टू Sn प्लस Sn माइनस 1/2। तो नेक्स्ट टर्म इज रेशियो ऑफ द टू प्रीवियस टर्म, है ना। इसमें याद है ना हमने फॉर्मूला लिखा था, इसका जो लिमिट होता है आप लोगों को याद होगा, क्या होता है, अगर a1 प्लस या s1 प्लस 2s2/3 ये होता था ना जी। तो ये जब कोई नेक्स्ट टर्म इज द एवरेज ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स, तो उसमें लिमिट का ये फॉर्मूला होता है। s1 मतलब पहला टर्म 2 टाइम दूसरा टर्म अपॉन 3। तो प्रूव करना है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो हो जाएगा ये, इसको आप रिकर्सिवली सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा ये हमने पहली क्लास में किया था ये, मतलब सीक्वेंस सीरीज का आप क्लासेस देखोगे तो उसमें आ जाएगा इजीली। अब प्रूव दैट है, प्रूफ आप देख सकते हो सॉल्यूशन वाली बुक में। अब ये सीडीएफ आपको दे रखा है, ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी, यू नो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ, ठीक है। यहां आपको दे रखा है ए बी बी कुछ है ना, इवेंट ए गिवन बी दे रखा है, ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो ठीक है यहां से फॉर्मूला यूज करो आप। तो बी गिवन ए निकालो, तो यहां से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी करो, यहां से इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहां से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, उस इन्फॉर्मेशन से ये दोनों आ जाएगा। अच्छा इन टर्म्स ऑफ पी बी, बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए की वैल्यू इसमें है और बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट इसमें है, तो बोल रहा है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पी बी, तो पी बी की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो सॉल्व करने से आ गया था सर। हाँ आ जाएगा, पुट करना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में है नहीं, अभी भी नहीं है, ये सब सिलेबस के बाहर का है। ये इंटीग्रेशन है, आप ट्राई कीजिए हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं होगा तो आप क्या करना, चेंज ऑफ ऑर्डर कर दो तो आ जाएगा। ये भी इंटीग्रेशन ही है, जस्ट आप यहाँ पे z की लिमिट दे रखी है 0 to 1 है ना, x y इस पे करना है, इजी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, तो ये सिलेबस में है नहीं, तो छोड़ सकते हैं आप। ये आप कीजिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, और देखो यहाँ पे फिर से सेम चीज, अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना मिनिमम डिस्टेंस वाला, यहाँ भी यही है कि इस पॉइंट से इस कोण का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, जो आज क्वेश्चन एक देख रहे थे मिनिमम डिस्टेंस वाला, सेम यही है। और वो x - 1 स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर, उसको रूट ओवर लेके फिर उसको लैम्डा प्लस z स्क्वायर, हाँ करके देखो, मतलब करके देखोगे आंसर आएगा तभी समझ आएगा। फिर यहाँ पे आपके पास ये है क्रैमर राव लोअर बाउंड निकालना है थीटा का, तो फॉर्मूला तो पता ही है आपको, थीटा के लिए 1/i थीटा, i थीटा फिशर इंफॉर्मेशन है। एंड तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट t इज द UMUE, फिर प्रूव करो UMUE है, तो उसके लिए सिंपल है, आप दिखा सकते हो कि जो t है ना, ये वेरिएंस ऑफ t इक्वल होगा क्रैमर और लोअर बाउंड के, और अनबायस्ड भी है, तो थ्योरम होता है UMUE हो जाएगा, तो उससे प्रूव कर सकते हो। 31 जो है आपके पास,
सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ इसमें, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, समेशन का मीन घटाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो तो स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाएगी, फिर उससे आ जाएगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है ये। यहाँ आपके पास है सैंपल है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का, एंड बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी दैट मिनिमाइजेस द मीन स्क्वायर एरर। अब को मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन स्क्वायर एरर ऑफ मान लो रैंडम एस्टिमेटेड टी है, तो क्या होता है फॉर्मूला जी? t minus theta whole square। हाँ, यही बात में ऐसे भी लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ टी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या होता है, टी माइनस थीटा होल स्क्वायर है, मतलब वेरिएंस ऑफ टी प्लस बायस ऑफ टी का होल स्क्वायर, बायस ऑफ t स्क्वायर होता है। हाँ, उससे भी कर सकते हैं। अब बस रैंडम सैंपल है इसका। अब देखो ये H0 है, ये H1 है, सिंपल देखिए आप, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इसमें क्रिटिकल रीजन अलग अलग हो जाता है। यहाँ 1 यहाँ 4 होगा तो एक में ग्रेटर इक्वल टू होता है, एक में लेस देन इक्वल टू होता है। तो आपको ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो है वो लगा के क्रिटिकल रीजन निकालना पड़ेगा, तो उससे आ जाएगा। एंड 34 जो क्वेश्चन है कि आपको ये पीडीएफ दे रखा है एक्स का, बोल रहा है फाइंड द एमएलई। तो एमएलई का मतलब वही है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के मैक्सिमाइज कीजिए लाइक्लीहुड फंक्शन को सो दैट इट इज सफिशिएंट एंड अनबायस्ड। अब जो एमएलई आया वो दिखाओ सफिशिएंट है, सफिशिएंट कैसे दिखाओगे? फैक्टराइजेशन थ्योरम। सर एक थ्योरम है ना कि जो एमएलई होता है, एमएलई जो होता है वो सफिशिएंट होता है। नहीं, वो कंसिस्टेंट होता है। तो सफिशिएंट भी होता है सर, जरूरी थोड़ी है। अगर ये यूनिक रहा तो हाँ, एमएलई इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, ये थ्योरम है ना। हाँ, एमएलई इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट। सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब अगर 1 1 फंक्शन हुआ तब जाके ना वो रहेगा। जैसे यहाँ तो सर, यहाँ तो जो एमएलई है वो तो सिंगल, मतलब वो तो यूनिक ही होगा। हाँ, वो देखना पड़ेगा। अगर यूनिक है तो चलेगा, या 1 1 फंक्शन है अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर का तो वो भी सफिशिएंट हो जाएगा, है ना। तो आप जानते हैं ना कि इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, कि 1 1 फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट। तो एमएल इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, बट जरूरी नहीं यूनिक होगा। हाँ, यूनिक है तो हो सकता है, या 1 1 फंक्शन है तो हो जाएगा। यहाँ पर तो यूनिक कर रहा है। हाँ, तो ठीक है, उससे हो जाएगा। और अनबायस्ड सब दिखा दीजिए। तो यहाँ खत्म हो जाता है 2006 का पेपर, 7 कर चुके हैं। तो मतलब अभी मैंने आपको हिंट दिया है क्वेश्चंस में हाउ टू सॉल्व, लेकिन आप लोग इस लेवल पे हैं कि खुद ही कर लिए होंगे या कर लेंगे सब लोग। स्टिल मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार 2023 से लेके 2005 तक के जैम के पीवाईक्यू, चाहे आप गेट एस्पिरेंट हो चाहे जैम एस्पिरेंट हो, आपको सॉल्व करना ही है जैम का पेपर। अगर गेट में भी अच्छे रैंक लाने हैं तो जैम के पीवाईक्यू करने ही होंगे। आप नहीं करेंगे तो आपके अच्छे रैंक नहीं आएंगे गेट में, क्योंकि होगा कि आप उधर फोकस करेंगे मल्टीवेरिएट, रिग्रेशन, नॉन पैरामीट्रिक और जो एक बच गया, क्या बच गया, स्टोकेस्टिक, ये चारों मिला के 15-20 नंबर के आते हैं। और वहाँ हाँ जो भी है रिग्रेशन ये सब, तो इनमें बच्चा उधर फोकस करता रहता है गेट वाला। अब 15-20 नंबर के आप तैयारी करके जा रहे हो, वहाँ 4-5 नंबर 10 नंबर के अटेम्प्ट कर पाओगे, फिर क्वालिफाई नहीं होता आप लोगों का। और पूरा जैम पोर्शन अगर ढंग से आप अटेम्प्ट करते हो तो ये आपके 60-70 नंबर का तैयारी यहाँ से हो जाता है। 15 नंबर एप्टीट्यूड से हो गया, 15-20 नंबर उधर है। तो आप देखो अपना स्ट्रेंथ कहाँ है, उसके हिसाब से आपको नॉलेज नहीं दिखाना एग्जाम वालों को, आपको मार्क्स लाने हैं। तो आप मार्क्स किसी भी पोर्शन से ले आओ, चाहे एप्टीट्यूड से मार्क्स ले आओ, मैथ पोर्शन से मार्क्स ले आओ, जैम वाले पोर्शन से ले आओ, ये जो एक्स्ट्रा गेट पोर्शन वहां से ले आओ। आपको समहाउ 100 में से मार्क्स आ रहे हैं। जो मार्क्स आ रहा है वो ये नहीं बता रहा कहाँ से आपने अटेम्प्ट, आपको टोटल 100 में से अगर 45 मार्क्स आ रहे हैं, अब कहीं से भी आ रहे हैं 45 आ रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से रैंक आएगा। चाहे आप जैम वाले पोर्शन अटेम्प्ट किए हो, चाहे आप एक्स्ट्रा पोर्शन अटेम्प्ट किए हो, आपको समहाउ ये सोचना है कि आपको अच्छे रैंक लाने हैं, तो उसके लिए अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अच्छे मार्क्स के लिए पहले सिलेबस कंप्लीट करो, अगर हो गया है तो पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू हो गया मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो आप, और इतना काफी है। इसी को रिवाइज करो आप, सिलेबस रिवाइज करो, पीवाईक्यू रिवाइज करो, मॉक टेस्ट में गलतियां देखो कहाँ कर रहे हो, उसको फिर से सॉल्व करो, रिपीटेडली जैम पीवाईक्यू सॉल्व करो, रिपीटेडली मॉक टेस्ट सॉल्व करो, और सिलेबस को रिवाइज करते रहो आप। बस इतना ही काफी है, यही चाहिए, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है मैं यही स्टॉप करता हूं। तो बैच 3 की ऐसे ये लास्ट क्लास ही थी। तो बैच 3 मतलब जो हम लोग पीवाईक्यू बैच स्टार्ट किए थे जैम का, अब कल से जो शेड्यूल होगा वो है ना, कल से 6 to 7 डाउट क्लास, 7 to 9 बैच 4 मतलब मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कशन, और 9 to 11 बैच 6 जो गेट का पीवाईक्यू डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो होगा। तो आज मुझे लगता है मैं यही स्टॉप करता हूं, और आज आगे वाली गेट वाली क्लासेस स्टॉप करते हैं। अच्छा एक मिनट, तो